हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज है हमारा लेक्चर नंबर 17 ऑफ चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आज हम लोग प्रॉब्लम सेट 4A जो है ना वो खत्म करने वाले हैं। यस, जो लास्ट के दो क्वेश्चन है ना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, वो इस वीडियो में हम लोग करेंगे। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि थोड़े बड़े हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आराम से आ जाएगा। यस, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा सोल्यूशन बड़ा है तो टाइम तो लगने ही वाला है क्योंकि हॉट क्वेश्चन भी है। तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। दैट इज जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पहले तो क्या करेंगे, हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9। अन्ना पाटिल जो थाने महाराष्ट्र के हैं सप्लाइड वैक्यूम क्लीनर टू अ शॉपकीपर इन वसई मुंबई फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹14,000। यानी कि यहाँ पे जरा हम देखते हैं क्या दिया है। देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ तो आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, राइट? ओके चलो, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक क्या है, एक है हमारे अन्ना पाटिल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अन्ना पाटिल तो बनाना ही है, तो यहाँ पे ये मैं 3 बॉक्सेस बना रही हूँ। थोड़ा सा आप पेशेंट रखना, ये क्वेश्चन में ना मतलब पेशेंट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई बच्चे तो आधा देख के भागने वाले हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा पेशेंट बना के रखना है। यहाँ पे क्या दिया है, एक है हमारे अन्ना पाटिल। ये अन्ना पाटिल जो है वो है थाने महाराष्ट्र के। इन्होंने क्या किया, सप्लाई किया वैक्यूम क्लीनर टू द शॉपकीपर इन वसई। यानी कि एक शॉपकीपर है, मतलब एक दुकान वाला है जो वसई का है। ठीक है, उनको क्या किया, इन्होंने वैक्यूम क्लीनर को सप्लाई किया। मतलब अन्ना पाटिल ने शॉपकीपर को क्या किया, जो वसई में रहते हैं, वसई में है शॉपकीपर वाले, उनको वैक्यूम क्लीनर जो है वो सप्लाई किया। कितने में सप्लाई किया, फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹14,000। मतलब कि वो जो वैक्यूम क्लीनर है वो कितने में उन्होंने सप्लाई किया, 14,000 रुपीज में सप्लाई किया। ये टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब इस पे अभी टैक्स लगना बाकी है। और यहाँ पे क्या बोला है, द जीएसटी रेट इज 28%। तो जो वैक्यूम क्लीनर के ऊपर जो जीएसटी रेट लगा वो 28% लगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि शॉपकीपर सोल्ड इट टू द कस्टमर एट द सेम जीएसटी रेट फॉर ₹16,800। यानी कि वो जो सेम वैक्यूम क्लीनर जो थे वो शॉपकीपर ने किसको बेच दिए, वो कस्टमर को बेच दिए। और वो कस्टमर को कितने में बेचे, तो वो कस्टमर को बेचे ₹16,800 में बेचे। ठीक है, 16,800 रुपीज में बेचे। और जीएसटी रेट जो है ना वो बच्चा सेम है। यहाँ पे क्या दिया है, एट द सेम जीएसटी रेट, मतलब जो रेट ऑफ जीएसटी है वो तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे जो इस पूरे क्वेश्चन में जो रेट ऑफ जीएसटी है वो तो सेम है, दैट इज 28%। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखो हमको क्या क्या फाइन करना है। हमको यहाँ पे फाइन करना है नंबर 1, लेकिन पहले मैं आपको बताने से पहले, मतलब टू फाइन बताने से पहले मैं आपको ओवरऑल फिर से एक बार क्वेश्चन को समझाती हूँ। यहाँ पे ये है हमारे अन्ना पाटिल, इन्होंने क्या किया, शॉपकीपर को वैक्यूम क्लीनर बेचे। कितने में बेचे, फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹14,000। ये टैक्सेबल वैल्यू है, इसका मतलब इस पे अभी टैक्स लगना बाकी है। टैक्स लगा के लेट्स सी कि कितना आता है वो। लेकिन अन्ना पाटिल ने शॉपकीपर को, जो वसई में शॉपकीपर वाला है, उसको वैक्यूम क्लीनर 14,000 में बेचे। फिर ये शॉपकीपर वाला जो है उसने वो सेम वैक्यूम क्लीनर कस्टमर को 16,800 रुपए में बेचे। और जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 28% है। ठीक है, तो ये भी हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। देखो ये भी हमारा टैक्सेबल वैल्यू है और ये भी हमारा टैक्सेबल वैल्यू है, तो ये याद रखना। अब हमको क्या फाइन करना है, नंबर 1 फाइन करना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशूड बाय अन्ना पाटिल। मतलब कि यहाँ पे हमको फाइन करना है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस मतलब कि जो बिल बनेगा, जो बिल होगा। यानी कि यहाँ पे देखो ये अन्ना पाटिल ने क्या किया, शॉपकीपर को सामान बेचा, तो अन्ना पाटिल वाला क्या करेगा, बिल देगा। किसको देगा बिल, शॉपकीपर को बिल देगा, शॉपकीपर वाले को बिल देगा। तो ये जो टैक्स इनवॉइस है, ये जो बिल है, इसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी है और जो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी है वो क्या लिखा हुआ होगा वो बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज बाय अ शॉपकीपर इन वसई। मतलब कि हमको ये भी बताना है कि जो शॉपकीपर वाला है इसने इस कस्टमर से कितना अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज किया।
कितना अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज किया वो बताना है। मतलब सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एकदम सेम ही है। हमको सबसे पहले अन्ना पाटिल का सीजीएसटी एसजीएसटी बताना है, उसने कितना चार्ज किया, और फिर हमको बताना है कि शॉपकीपर का जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो कितना है, उसने कितना चार्ज किया कस्टमर से, वो बताना है। और थर्ड एंड लास्ट वन हमको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय शॉपकीपर इन वसई एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। मतलब अभी देखो ये अलग है, ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमको थर्ड वन में क्या फाइंड करना है, थर्ड वन में हमको फाइंड करना है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल। तो जब पेबल वर्ड आता है ना, याद रखना जब भी आपको पेबल वर्ड दिखाई देता है ना, मतलब इधर क्या लगेगा, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स लगेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो शॉपकीपर वाला है जब वो क्या करेगा, जब वो रिटर्न को फाइल करेगा, मतलब जब वो जीएसटी देगा गवर्नमेंट को, उसको ही बोलते हैं फाइलिंग द रिटर्न। तो वो जब जीएसटी गवर्नमेंट को देगा जो कि जीएसटी पेबल होता है, तो वो जो जीएसटी पेबल है वो हमको निकालना है किसका, शॉपकीपर का। तो जीएसटी पेबल का फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो वो हम यूज करके जीएसटी पेबल निकालेंगे, और जब जीएसटी पेबल निकल जाएगा तो उसका आधा करेंगे तो हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। अगर मान लो कि आपको 100 में से मान लो कि आधा ही समझ में आया, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग उसको लिख लिख के सॉल्व करेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले तो मैंने क्या किया, ओवरऑल आपको बताया कि पूरा क्वेश्चन कैसे है, पूरे क्वेश्चन में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या फाइंड करना है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो ताकि आपके दिमाग में कुछ नहीं तो 20% तो घुसा होगा ना कुछ तो आपके दिमाग में गया ही होगा। चलो अब आ जाते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको क्या बताना है कि जो टैक्स इनवॉइस, जो अन्ना पाटिल जो टैक्स इनवॉइस बनाने वाले हैं शॉपकीपर के लिए, वो जो हमारा टैक्स इनवॉइस है, मतलब वो जो बिल है, उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्या अमाउंट होने वाला है वो निकालना है। ओके, तो चलो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब इसका फर्स्ट वन का आंसर क्या होगा देखो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग को लिखना है द टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो अन्ना पाटिल है, जो अन्ना पाटिल है, सोल्ड द वैक्यूम क्लीनर, द वैक्यूम, अच्छे से लिखना, आराम से लिखना, द वैक्यूम क्लीनर टू शॉपकीपर। तो यहाँ पे लिखेंगे अन्ना पाटिल सोल्ड द वैक्यूम क्लीनर टू शॉपकीपर फॉर रुपीज, कितने में बेचा, इतने में बेचा, दैट इज 14,000 में बेचा। और यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ जीएसटी है, जो वैक्यूम क्लीनर के ऊपर जो जीएसटी का जो रेट चलता है वो 28% चलता है। तो यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे हमारा एक्चुअली में देखा जाए तो जो टैक्सेबल वैल्यू है वो ये है, टैक्सेबल वैल्यू ये है, टैक्सेबल वैल्यू इज रुपीज 14,000 एंड नहीं 14,000। तो अभी ये जो हमारे अन्ना पाटिल जी है वो क्या करेंगे, इस 14,000 पे क्या करेंगे, टैक्स लेंगे। कितना टैक्स लेंगे, 28% का टैक्स लेंगे। तो यानी कि अभी हम लोग निकालने वाले हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो यानी कि अभी हम लोग निकालेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी। देखो जीएसटी पेबल वाला वो तीसरे वाले में करना है, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स वो बाद में करेंगे, पहले हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी 28% इनटू टैक्सेबल वैल्यू कितना है 14,000। मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि 14,000 का 28% कितना होता है। तो 28, ये परसेंटेज का साइन डिवाइड में लग जाएगा, अपॉन 14,000। तो ये दो जीरो कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 28 इंटू 140। तो चलो अभी ये हम क्या करेंगे, 140 इंटू 28 करेंगे। तो ये हो जाएगा सबसे पहले 8 4 हो जाएगा 32, 8 1 8 9 10 11। ओके, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 0 0, 2 4 8, 2 1 2, यानी कि 0293, यानी कि यहाँ पे आंसर आ गया हमको ₹3,920, यानी कि ये हो जाएगा हमारा
अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। लेकिन हमको क्या निकालना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकालना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मतलब कि टैक्स इनवॉइस, यहाँ पे हमको बिल भी बना के दिखाना पड़ेगा। अब वो ज्यादा हार्ड नहीं है, एक डब्बा बना देंगे, उसके अंदर सारे वैल्यूज को लिख देंगे, ठीक है। तो लेकिन हमको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी निकालना है, दैट इज इशूड बाय अन्ना पाटिल, यानी कि अन्ना पाटिल बिल देने वाला है ना शॉपकीपर को। तो अभी हम लोग देयरफॉर अभी हम लोग निकालेंगे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। मतलब कि दोनों इक्वल ही होते हैं, और दोनों किसके इक्वल होते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये तो आपको पता ही होगा, जीएसटी का आधा कर लो, जीएसटी के अमाउंट का आधा कर लो, तो हाफ ऑफ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3920। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2, यहाँ पे 2 1 2, 1 बचेगा, 2 9 18, 1 बचेगा, 2 6 12, 0। तो यानी कि 1960 रुपीज इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल, ठीक है। तो अभी देखो जो टैक्स इनवॉइस है, यहाँ पे अभी हम लोग टैक्स इनवॉइस भी बनाएंगे। हाँ, एक थोड़ा सा आपको डब्बा बनाना है बस, मतलब एक बॉक्स बना दो, और यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे, ऊपर हेडिंग में लिखेंगे टैक्स इनवॉइस इशूड बाय अन्ना पाटिल। मतलब कि ये अन्ना पाटिल जो टैक्स इनवॉइस देने वाला है, किसको देने वाला है, शॉपकीपर को देने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। अच्छे से लिख देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। आपके पास थोड़ा बड़ा जगह होगा तो आप लिख देना, मतलब इधर मैं ऐसे बना देती हूँ, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। तो कितना टैक्सेबल वैल्यू था, तो दैट इज इक्वल टू ₹14,000, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू था। उसके बाद यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी बताना था, तो मेन हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी है। तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा, देखो पहले ना क्या करो, इनके बाजू में उनका परसेंटेज लिखो। जैसे 28% हमारा रेट ऑफ सीजीएसटी था, तो रेट ऑफ एसजीएसटी कितना हो जाएगा, आधा कर लो, इनका आधा क्या होगा 14%, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 14% और ये 14%, ठीक है। और यहाँ पे इन लोग रुपीज में कितना बनाएंगे, रुपीज में बनाएंगे, ये कितना बनाएंगे 1960। अच्छा, अच्छे से लिखते हैं, 1960, ठीक है। मतलब देखो ये टैक्सेबल वैल्यू है, यहाँ पे देखो ये आया था ना, यही तो था हमारा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, है ना। तो सीजीएसटी का जो अमाउंट है वो ये है, एसजीएसटी का भी अमाउंट ये है, और ये उनके परसेंटेज है, मतलब ये उनके रेट्स है, ठीक है। तो ये हो गया, और आप चाहो तो जीएसटी भी लिख सकते हो। जीएसटी कितना है, टोटल 28% है, तो 28% कितना होता है वो हमने यहाँ पे देखा था, दैट इज इक्वल टू ₹3,920। बस आपको टोटल अमाउंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टोटल अमाउंट मत लिखो, बस हमको वैसे देखा जाए तो ये लास्ट वाला भी नहीं लिखना है। मैं एक बार देख लेती हूँ, फिर भी अच्छे से कंफर्म कर लेती हूँ कि कितना लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है। ये कौन सा वाला है, एक बार देख लेती हूँ ना, ये हमारा, हाँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपने ये भी नहीं लिखा ना, ये नहीं लिखा ना तो चलेगा। वैसे हमको जो पूछा है उतना ही लिखने का, ज्यादा क्यों लिखने का, हमको पूछा था अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी, तो ये है, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, ज्यादा हम लोग किचकिच नहीं करेंगे। तो ये हो गया, इट इज द टैक्स इनवॉइस इशूड बाय अन्ना पाटिल टू द शॉपकीपर वाले को ये बिल मिलेगा। अब पहला वाला क्वेश्चन हो गया है, अब आ जाते हैं सेकेंड वाला। क्या बोला है, देखो सेम वही करना है, लेकिन किसके लिए करना है, अभी शॉपकीपर वाले के लिए करना है। क्या बोला है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज बाय अ शॉपकीपर इन वसई। वसई वाला जो है वो कस्टमर से, ये जो कस्टमर जो है उससे कितना सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करने वाला है। यहाँ पे हमको बिल वगैरह नहीं बनाना है, मतलब बॉक्स नहीं बनाना है, तो छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे इतना पता है कि शॉपकीपर ने वो जो वैक्यूम क्लीनर है वो कस्टमर को इतने में बेचे, दैट इज 16,800 में बेचे। तो हम ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा, और इसका जो 28% होगा वो हमारा जीएसटी हो जाएगा, और जीएसटी को हम डिवाइड बाय हाफ करेंगे तो हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, अभी सेकेंड वाला पार्ट करेंगे, तो पीछे करते हैं, सेकेंड वाला पार्ट। तो यहाँ पे अभी हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि शॉपकीपर ने कितने में बेचा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे शॉपकीपर सोल्ड द सेम वैक्यूम क्लीनर, वो सेम वैक्यूम क्लीनर जो है, सेम वैक्यूम क्लीनर टू कस्टमर फॉर रुपीज कितना, फॉर रुपीज 14 कितने में बचा था, आई थिंक 16,800, ठीक है।
मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, पीछे बार बार टर्न करना पड़ता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, और तो यही हमारा टैक्सेबल वैल्यू भी हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे हम ये लिख देते हैं, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिसपे टैक्स लगेगा तो वो कितना है 16,800। और यहाँ पे हमको दिया है क्या, रेट ऑफ जीएसटी तो सेम है, रेट ऑफ जीएसटी कितना लगेगा, दैट इज 28%। तो अभी हम लोग फाइन करेंगे वही जो हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी है वो। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज रेट ऑफ जीएसटी इनटू क्या करेंगे, इनटू कर देंगे टैक्सेबल वैल्यू, इनटू टैक्सेबल वैल्यू। तो रेट ऑफ जीएसटी है 28% इनटू 16,800। आप लोग है ना इसके मतलब को समझना, इसको अगर रटोगे ना तो आपको कभी जिंदगी में ये चैप्टर अच्छा नहीं लगेगा। और ये चैप्टर बहुत ही जरूरी है इन फ्यूचर में, ये सब की तो बहुत वैल्यू है भाई। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस जीएसटी, टैक्स कैसे भरा जाता है, क्या होता है। तो ये हम यहाँ निकाल रहे हैं कि 16,800 का 28% कितना होता है वो निकाल रहे हैं, वो इतना जीएसटी होगा हमारा। तो 28% मतलब 28/100 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 16,800। तो ये दो जीरो कैंसिल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 168 इंटू 28 करेंगे तो 8 8 हो जाएगा 64, 6 8 48, 49 50 51 52 53 54। तो यहाँ पे आ जाएगा 54, 8 1 8 प्लस 5 हो जाएगा 13। ओके, 0 अच्छे से लिख देती हूँ 0, 2 8 कितना हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा 16, 2 6 12 प्लस 1 13, और यहाँ पे 2 1 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो 4 0 1 3 3 6 और यहाँ पे ये 7 और यहाँ पे ये 4, दैट इज यहाँ पे आंसर आ गया ₹4,704 इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, मैं अच्छे से आंसर चेक कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि मैंने ना मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में हुआ है कि कुछ कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो मिस्टेक हो जाता है ना, और मैं आगे करती रहती हूँ और फिर पता चलता है अरे यार इधर ये छोटी मिस्टेक के वजह से पूरा 1 घंटे का वीडियो वेस्ट हो गया। क्योंकि मैं सोल्यूशन देखती नहीं हूँ, मतलब ऑब्वियसली अभी थोड़ा आदत हो गया है ना ये सब करके, लेकिन क्या होता है ना थोड़ा कभी कभी तो टीचर्स है यार, इंसान है, कभी कभी हमसे भी थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो वही हो गया था, उसकी वजह से इतने वीडियोज वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि मेरा आंसर राइट है ना, इतना तो कर ही सकती हूँ। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी हो गया, बट हमको क्या फाइन करना है, इसको अमाउंट को अच्छे से लिख रही हूँ मैं, बट हमको क्या फाइन करना है, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो अभी हमारा काम है वो निकालना, तो इसका आधा कर लो हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। दोनों ही इक्वल होते हैं, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। ये दोनों किसके इक्वल हो गए, तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इसका। अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हो तो डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, हाफ ऑफ इसका आधा कितना होगा, डिवाइड करना आता होगा। यहाँ पे 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, 1 बचेगा, तो 5 10 हो गया, और 2 2 यानी कि 2 2 4 हो जाएगा। दैट इज ₹2,352 इज द अमाउंट ऑफ CGST and SGST issued by shopkeeper to the customer। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इस आंसर को आप कैसे लिखोगे देखो बताती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे लास्ट में ऐसे लिखना, द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज बाय द शॉपकीपर इन वसई इज कितना है, ₹2,352। तो दिस इज द आंसर। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमको जीएसटी पेएबल निकालना है, किसका, शॉपकीपर वाले का, क्योंकि शॉपकीपर इज द मिडल मैन, उसका इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स हमको मिलने वाला है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, ये शॉपकीपर का अभी हम क्या करेंगे, ये शॉपकीपर का हमको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल निकालना है। जरा क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से रीड कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, क्या बोला है, व्हाट इज द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल। बच्चा पेएबल आ गया ना, मतलब समझ जाना, वो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स की बात हो रही है। तो व्हाट इज द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय शॉपकीपर, यानी कि ये शॉपकीपर वाला जो है वो कितना सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे करेगा, किस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग द रिटर्न। मतलब उसको जीएसटी भी देना है ना गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं फाइलिंग द रिटर्न। तो जब जीएसटी रिटर्न करने की बारी आएगी तो शॉपकीपर वाला कितना जीएसटी रिटर्न करने वाला है गवर्नमेंट को। तो हमको निकालना है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे।
लेकिन सब ये डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले हम लोग जीएसटी पेबल निकालेंगे और जीएसटी पेबल का आधा कर लेंगे तो आराम से ये मिल जाएगा। तो जीएसटी पेबल का फॉर्मूला क्या होता है? जीएसटी पेबल का फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो हमको निकालना है आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स ऑफ द शॉपकीपर। शॉपकीपर यहाँ पे हमारा हीरो है, शॉपकीपर का निकालना है, सिर्फ और सिर्फ शॉपकीपर का। तो मुझे बताओ शॉपकीपर का सबसे पहले इनपुट टैक्स निकालते हैं। तो शॉपकीपर का इनपुट टैक्स क्या होगा? इनपुट टैक्स का डेफिनेशन अपने मन में बोलो। इनपुट टैक्स का डेफिनेशन होता है जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। देखो शॉपकीपर ने अन्ना पाटिल से खरीदा था वैक्यूम क्लीनर, तो शॉपकीपर वाले ने कितना जीएसटी उसको पे किया था, वो इनपुट टैक्स होता है और वो सब हमने निकाल के रखा है। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको यहाँ पे इसी के सोल्यूशन में सब हमारे पास ऑलरेडी है। तो देखो यहाँ पे शॉपकीपर वाले ने कितना पे किया था वैक्यूम क्लीनर का खरीदते टाइम, कितना जीएसटी पे किया था। तो देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना, मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ। अब आप दिमाग लगाओ, ये अन्ना पाटिल ने शॉपकीपर को कुछ सामान बेचा था 14,000 में, तो अन्ना पाटिल ने शॉपकीपर वाले से जीएसटी कलेक्ट किया था। कितना जीएसटी कलेक्ट किया था वो हमने यहाँ पे निकाला था। देखो ये अमाउंट ऑफ, ये देखो उसका बिल भी है हमारे पास, है ना। तो ये था हमारा जीएसटी जो कलेक्ट किया था। कितना कलेक्ट किया था? 3,920 रुपीज। तो यानी कि अन्ना पाटिल ने शॉपकीपर से इतना जीएसटी कलेक्ट किया था। ओके, और अगर हम इसको दूसरे लैंग्वेज में देखें तो दूसरे लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं कि शॉपकीपर वाले ने अन्ना पाटिल को कितना जीएसटी पे किया था खरीदते टाइम, तो वो है ये। तो दिस इज अवर इनपुट टैक्स। यही तो इनपुट टैक्स होता है ना। क्या होता है इनपुट टैक्स? इनपुट टैक्स इज द जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। मतलब जब शॉपकीपर वाले ने अन्ना पाटिल से वो वैक्यूम क्लीनर को खरीदा था तो कितना जीएसटी पे किया था? इतना जीएसटी पे किया था। ओके, तो ये इनपुट टैक्स हो गया। अभी व्हाट इज आउटपुट टैक्स? आउटपुट टैक्स क्या होगा शॉपकीपर वाले का? तो कस्टमर से जो जीएसटी कलेक्ट किया शॉपकीपर वाले ने, वो क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स हो जाएगा शॉपकीपर वाले का। व्हाट इज आउटपुट टैक्स? आउटपुट टैक्स इज जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। जब बेच दिया था, जब वो वैक्यूम क्लीनर बेचा कस्टमर को, तो कितना जीएसटी कलेक्ट किया था? तो वो देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में है। देखो इतने में बेचा था, इतने में वैक्यूम क्लीनर को बेचा था, तो इसका जो 28% होता है वो इतना होता है, वो निकाल के रखा है। तो इतना जीएसटी कलेक्ट किया था। दिस इज द आउटपुट टैक्स ऑफ द शॉपकीपर। इतना कलेक्ट किया था कस्टमर से, ये टैक्स कलेक्ट किया था। तो ये आउटपुट टैक्स है और पीछे वाला हमारा इनपुट टैक्स है, दोनों हमारे पास है। और आराम से अभी हम लोग जीएसटी पेबल निकाल सकते हैं शॉपकीपर वाले का। ठीक है, चलो तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अभी आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी सारे वैल्यूज हमारे पास है, तो हमको कोई चिंता नहीं करना है, बस थोड़ा समझना है अच्छे से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अभी आती है थर्ड वाले की बारी। अब आता है फाइनली हमारा थर्ड वाला। तो अभी यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर। जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, शॉपकीपर वाला लिख दे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर एट द टाइम ऑफ परचेज। अच्छे से लिख देती हूँ, एट द टाइम ना, टाइम का स्पेलिंग, हाँ, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ वैक्यूम क्लीनर। इतना डिटेल में नहीं, इतना लिख देते बस। जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर एट द टाइम ऑफ परचेज विच इज नोन एज इनपुट टैक्स। तो जो इनपुट टैक्स है कितना पे किया था याद करो, दैट इज 3,920। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे जीएसटी कलेक्टेड बाय शॉपकीपर। जीएसटी कलेक्टेड बाय शॉपकीपर, कितना कलेक्ट किया था हमारे शॉपकीपर वाले ने कस्टमर से? जीएसटी कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर एट द टाइम ऑफ सेल, और जो होता है हमारा आउटपुट टैक्स। तो हमारे शॉपकीपर वाले ने कितना कलेक्ट किया था कस्टमर से? तो दैट इज रुपीज, मुझे अभी यहाँ पे याद नहीं है, ये वाला है। ठीक है, दैट इज 4,704। क्लियर हो गया? तो देयरफॉर हमको क्या पता है कि इनपुट टैक्स ही हमारा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू आईटीसी। तो ये भी एक बार बता देंगे कि इनपुट टैक्स ही हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना, या ये वाला जो पैसे है ना, वो शॉपकीपर वाला फिर से ले लेगा। वो शॉपकीपर वाला क्या बोलेगा गवर्नमेंट को, देखो मैंने जब खरीदा था ना तो मैंने ये वाला जीएसटी पे किया था, तो मेरे को ये पूरा अपना क्रेडिट चाहिए, तो ये मुझे दे दो, जो बचेगा वो मैं आपको जीएसटी दे दूंगा। तो इसलिए इनपुट टैक्स ही हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है
एंड दैट इज इक्वल टू 3920। तो देयरफॉर अभी हम लोग लिखेंगे जो हमारा काम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज जीएसटी पेएबल बाय शॉपकीपर इन वसई। ठीक है, तो जो शॉपकीपर वाला है जो वसई में है, जीएसटी पेएबल, उसका फॉर्मूला क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स मतलब उसने इतना जीएसटी कलेक्ट किया था कस्टमर से, लेकिन इतना पूरा वो गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है। गवर्नमेंट को क्या बोलेगा वो तो जितना उसने कस्टमर से कलेक्ट किया था उतना वो पूरा पैसे नहीं दे रहा है, वो उसमें से माइनस करेगा। क्या माइनस करेगा, 3920। क्यों माइनस कर रहा है, वो बोलेगा कि ये पैसा मैंने वो उसको दिया था। किसको दिया था, पहला वाला कौन था, अन्ना पाटिल था ना, उसको दिया था। तो ये मैं अपना क्रेडिट फिर से ले रहा हूं, मतलब ये मुझे क्रेडिट कर दो, मैंने भी जीएसटी पे किया था अन्ना पाटिल को, तो ये मैं अपना पूरा पैसा ले रहा हूं और जो बचेगा वो हमारा जीएसटी पेएबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसको क्रेडिट, सी मीन्स क्रेडिट करा रहा है, वो फिर से अपना खुद का पैसा ले रहा है, क्रेडिट हो रहा है उसको। तो 4704 माइनस 3920, तो ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, यहाँ पे ये 6 और यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8, 6 7 8 9, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये 0, दैट इज 784 रुपीज इज द जीएसटी पेएबल। लेकिन हमको जीएसटी पेएबल नहीं निकालना है, हमको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल निकालना है। तो अभी हम लोग लिखेंगे सीजीएसटी पेएबल इज इक्वल टू एसजीएसटी पेएबल, मतलब ये दोनों पेएबल इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल हो गए, और किसके इक्वल हो गए, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी पेएबल, मतलब जीएसटी पेएबल का आधा कर दो, ये जीएसटी पेएबल है इसका आधा करना पड़ेगा, दैट इज हाफ ऑफ 784 कर देंगे। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, यानी कि 392 रुपीज इज द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल ऑफ शॉपकीपर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फाइल करने के टाइम पे इतना वो दे देगा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब टोटल उसको इतना देना है। उसमें 2 पार्ट होगा, एक 392 सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा, 392 स्टेट गवर्नमेंट ले लेगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ आप ड्राइंग बनाना मत, मैं आपको समझाने के लिए बनाती हूँ ये सब, तो ये सब आपको कुछ ऐसा करना नहीं है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझा होगा। ये वाला बड़ा था बट आई थिंक बहुत इजी था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैंने पहले ही बोला था कि सब इजी है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी थोड़ा सा बड़ा है। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 10th वन। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 10th वन भी स्टार मार्किंग है, तो सेम वैसा ही है, टेंशन मत लेना, बस आप थोड़ा सा क्वेश्चन को टुकड़े करके पढ़ना, बहुत इजी है, मैं समझाती हूँ। क्या दिया है, फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस 1 2 3, यानी कि यहाँ पे देखो सबसे स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पूछ दिया। सबसे स्टार्टिंग में क्या बोला कि ये जो ट्रेडिंग चेन जो चल रही है, ट्रेडिंग चेन है, देखो यहाँ पे क्या कैसे ट्रेडिंग चेन है, देखो होलसेलर से जो सामान है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से सामान जो है वो रिटेलर के पास जा रहा है, और रिटेलर से जो सामान है वो कस्टमर के पास जा रहा है, यानी कि कंज्यूमर के पास जा रहा है। तो ये पूरी ट्रेडिंग चेन है। ये जो ट्रेडिंग चेन है इसका क्या करना है, टैक्स इनवॉइस बनाना है। टैक्स इनवॉइस मतलब क्या, बिल बनाना है। तो हमको बिल बनाना है, तो बिल कौन किसको देगा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 3 टैक्स इनवॉइस बनेंगे। होलसेलर का जो टैक्स इनवॉइस होगा वो, यानी कि होलसेलर जो है जो डिस्ट्रीब्यूटर को टैक्स इनवॉइस देगा, मतलब बिल देगा, उसको बोलेंगे टैक्स इनवॉइस नंबर 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, टैक्स इनवॉइस नंबर 1। फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो रिटेलर को टैक्स इनवॉइस देगा, मतलब बिल देगा, वो हमारा टैक्स इनवॉइस नंबर 2। उसके बाद रिटेलर वाला कस्टमर या कंज्यूमर को जो टैक्स इनवॉइस देगा वो हो जाएगा टैक्स इनवॉइस नंबर 3। तो हमको टैक्स इनवॉइस बनाना है, तो ये वाला जो टैक्स इनवॉइस वाला काम है ना वो सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे, लास्ट में करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, जीएसटी एट द रेट ऑफ 12% वॉज चार्ज फॉर द आर्टिकल सप्लाइड। मतलब एक कोई आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब मान लो कोई गुड्स है, तो वो जो गुड्स है ना उसके ऊपर जो रेट ऑफ जीएसटी है वो हमको दिया है 12%, यानी कि ये पूरे क्वेश्चन में जो रेट ऑफ जीएसटी चलेगा वो कितना चलेगा, 12% चलेगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो ये हमारा पूरा ट्रेडिंग चेन है, यहाँ पे ट्रेडिंग चेन को भी देख लो। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग चेन है ना उसको मैं थोड़ा समझाती हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे छोटा सा
मिस्टेक है। एक्चुअली में देखो, जो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना वो तो एक ही होते हैं। होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर आर वन एंड ओनली सेम, मतलब वन एंड ओनली सेम नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारी ट्रेडिंग चेन है ना, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि यहाँ पे ये चेन जो है वो टैक्सेबल वैल्यू क्या डिनोट कर रहा है वो सब। तो यहाँ पे देखो, मुझे एक बात बतानी है कि ये जो होलसेलर है या जो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये वन एंड द सेम ही होते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे ना, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर आना चाहिए। मैन्युफैक्चरर मतलब कि जो क्या करेगा, वो आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करेगा, यानी कि बनाएगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है, अगर आपने होलसेलर रहने दिया तो भी चलेगा, बट मुझे लगता है कि ये होलसेलर है ना, इसके जगह पे आप मैन्युफैक्चरर कर दो तो बेटर रहेगा कि वो ट्रेडिंग चेन समझ में आता है। देखो, सबसे पहले कौन होता है? मैन्युफैक्चरर होता है, मतलब जो क्या करता है, जो चीजें हैं जो बनाता है। उसके बाद वो जाता है किसके पास? होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर मतलब वही जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है। होलसेलर के पास जो गुड्स है वो भारी अमाउंट में होता है। होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपको याद ना हो तो जब हमने प्रैक्टिस सेट 4.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे तो हमारे बुक में भी एक ट्रेडिंग चेन है, तो उसको जरा देखना आप लोग, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमारा क्या होता है? सबसे पहले हमारा मैन्युफैक्चरर होता है जो गुड्स को बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। फिर होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, दिस आर वन एंड द सेम ओनली। फिर जाता है रिटेलर के पास वो सामान, रिटेलर मतलब जो लोकल शॉप्स होते हैं। उसके बाद वो पहुंचता है कंज्यूमर के पास, दैट इज कस्टमर के पास। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको अभी क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेबल अंडर ईच हेड बाय द मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न टू द गवर्नमेंट। मतलब हमको क्या करना है, ये जो मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जो रिटेलर है, ये कितना जीएसटी पे करेंगे गवर्नमेंट को, यानी कि हमको जीएसटी पेबल निकालना है इनका। तो जीएसटी पेबल जब निकालना रहता है तो आपको पता ही होगा कि हमको निकालना पड़ेगा इनका आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, और फिर जाके पता चलेगा कि इनका जीएसटी पेबल क्या होता है। तो हम क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरर का, डिस्ट्रीब्यूटर का और रिटेलर का, इनका जीएसटी पेबल निकालने वाले हैं। ठीक है, पहला काम हम ये करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड चीज क्या बोला है? एट द एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर जो है वो कितना अमाउंट पे करने वाला है रिटेलर को, वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। चलो ये भी देख लेंगे, आप टेंशन मत लो। कंज्यूमर जो है ना, उसका यहाँ पे अमाउंट बताना है विथ जीएसटी, वो कितना पे करेगा। ठीक है, ये आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लेना। फिर यहाँ पे बोला है राइट विच ऑफ द इनवॉइस इशूड आर B2B एंड B2C। तो याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमको टैक्स इनवॉइस भी बनाना है। तो जब हम एक बार टैक्स इनवॉइस बना देंगे तो कौन सा टैक्स इनवॉइस B2B है और B2C है वो भी हमको बताना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला वाला ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरर का जीएसटी पेबल निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देती हूँ। तो मैन्युफैक्चरर जो है वो कितना जीएसटी पे करेगा, दैट इज जीएसटी पेबल उसका कितना होगा वो निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो मैन्युफैक्चरर जो होता है ना, उसका इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स नहीं होता है, क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग है, ये सबसे स्टार्टिंग पड़ाव है हमारा ट्रेडिंग चेन का। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है ना कि मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, वो जो आर्टिकल है ना उसको 5000 में डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया, और उसने अपना सारा प्रॉफिट वगैरह जो है ना वो ऑलरेडी इंक्लूड करके उसने बेच दिया, मतलब उसने अपना प्रॉफिट ले लिया है। और मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को वो जो आर्टिकल है वो 5000 रुपए में बेच दिया है। तो ये जो 5000 का 12% होगा, देखो यहाँ पे 5000 का जो 12% होगा वही हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा? जीएसटी पेएबल हो जाएगा। किसका? मैन्युफैक्चरर का। जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है ट्रेडिंग चेन में, याद रखना उसका इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स नहीं होता है, वो डायरेक्ट ऐसे के ऐसे पैसा गवर्नमेंट को दे देगा। मैन्युफैक्चरर कुछ भी नहीं रखेगा अपने पास। ये देखो, मैन्युफैक्चरर ने अपना ऑलरेडी पूरा जो उसका कॉस्ट ऑफ मेकिंग है, उसका जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी उसने साइड में कर लिया, अपने जेब में रख दिया, और उसने वो जो आर्टिकल है वो डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में बेचा? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 5000 में बेच दिया। ठीक है, तो 5000 में उसने बेच दिया। तो इस 5000 के ऊपर क्या लगेगा? अभी रेट जीएसटी लगेगा। कितना लगेगा? 12% का जीएसटी लगेगा। तो वो जीएसटी वाला जो पैसा होगा ना वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर अपने जेब में नहीं रखेगा,
वो डायरेक्टली वो गवर्नमेंट को दे देगा। ठीक है, तो यानी कि जब से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, अगर ये नहीं समझ में आई ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ये बहुत ही मतलब तगड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, पहले मैन्युफैक्चर का निकालेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से समझना। हम यहाँ पे लिखेंगे कि मैन्युफैक्चरर सोल्ड द आर्टिकल, सोल्ड द आर्टिकल, वो जो आर्टिकल है, सोल्ड द आर्टिकल टू डिस्ट्रीब्यूटर फॉर रुपीज कितना, फॉर रुपीज 5,000। उसने 5,000 में उसको बेच दिया। उसने अपना सारा कॉस्ट ऑफ मेकिंग, उस आर्टिकल को बनाने का खर्चा, उसका जो भी प्रॉफिट वगैरह था उसको सब साइड में रखा उसने, 5,000 में उसने उसको बेच दिया। तो जीएसटी पेएबल मैन्युफैक्चर का जीएसटी पेएबल कितना होगा कि इसका जो 12% होगा, 12% ऑफ 5,000। देखो मैन्युफैक्चर भी तो जीएसटी लेगा ना, लेकिन वो जीएसटी अपने पास नहीं रखेगा, वो ऐसे के ऐसे गवर्नमेंट को दे देगा। हम जीएसटी का 1 रुपया भी नहीं रख सकते, ना मैन्युफैक्चर रख सकता है, ना रिटेलर, ना डिस्ट्रीब्यूटर, कोई नहीं रख सकता। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12%, यानी कि 12/100 इंटू 5,000। तो ये दो जीरो कैंसिल। तो यहाँ पे देखो 12 फाइजा कितना हो जाएगा, 12 फाइजा होता है 60, तो 60 और ये 1 0 लग जाएगा। तो यानी कि 600 रुपीज जो है वो क्या है, जीएसटी पेएबल है। किसका, जीएसटी पेएबल ऑफ मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर क्या करेगा, उसने वो सामान को 5,000 में बेचा है, 5,000 वो अपने पास रखेगा। इसमें उसने अपना प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ मेकिंग सब इंक्लूड कर दिया है, उसने अपना जो भी था सब इंक्लूड कर दिया है। और ये जो जीएसटी का पैसा आया है वो जीएसटी पेएबल हो गया मैन्युफैक्चर का। समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं, ये तो हमारा ए था, मैन्युफैक्चर का हमने देख लिया। आ जाते हैं अभी बी अभी हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर का जीएसटी पेएबल क्या होगा। तो अब देखो डिस्ट्रीब्यूटर का जीएसटी पेएबल क्या होगा। तो यानी कि यहाँ पे देखो पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर का इनपुट टैक्स निकालते हैं। इनपुट टैक्स क्या होता है, जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। तो जब डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा था तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना जीएसटी पे किया था, ये पे किया था। ये है इनपुट टैक्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर का इनपुट टैक्स ऑलरेडी मिल गया है, दैट इज 600। जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। देखो याद करो, डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर से 5,000 का सामान खरीदा, वो 5,000 में जो 12% का जीएसटी लगेगा वो उसने पे किया। तो जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज वो होता है इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स हमको पता चल गया डिस्ट्रीब्यूटर का, दैट इज 600 रुपीज। ये हो गया। व्हाट इज आउटपुट टैक्स। अब देखो, अब ये सामान डिस्ट्रीब्यूटर ने 5,000 में खरीदा है तो वो बेचेगा किसमें, ज्यादा में बेचेगा। तो 6,000 में वो सामान रिटेलर को बेचा, तो रिटेलर से वो क्या करेगा, जीएसटी को कलेक्ट करेगा। तो जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल वो आउटपुट टैक्स हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर का। तो आउटपुट टैक्स निकालना पड़ेगा। ये 6,000 रुपए के ऊपर 12% जितना होगा, 6,000 का 12% जो होगा वो हमारा आउटपुट टैक्स हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर का। ठीक है, तो चलो अभी इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स निकालेंगे किसका, डिस्ट्रीब्यूटर का। तो डिस्ट्रीब्यूटर आ गया अभी लाइन पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जीएसटी पेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छे से लिखना, आराम से लिखो और थोड़ा यहाँ पे रुक के अच्छे से देख के जाओ। ओके, भागो मत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सच बोल रही हूँ, पछताओगे अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो। आपको ये हॉट्स में 4 से 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, डोंट टेक इट लाइटली। तो जीएसटी पेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर टू मैन्युफैक्चरर, मतलब मैन्युफैक्चरर को उसने क्या किया, जीएसटी पे किया होगा, वो हमारा इनपुट टैक्स होगा। किसका, डिस्ट्रीब्यूटर का। जीएसटी पेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर टू मैन्युफैक्चरर, दैट इज इनपुट टैक्स। और वो कितना पे किया था, देखो 600 रुपया पे किया था, तो वो 600 रुपया। ठीक है, 600 रुपया। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या फाइन करेंगे, जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। तो जीएसटी कलेक्टेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम रिटेलर। मैं थोड़ा यहाँ पे आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रही हूँ, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, रिटेलर से जीएसटी कलेक्ट करेगा, तो वो हमारा आउटपुट टैक्स होता है, बरोबर। तो वो हमारा आउटपुट टैक्स हो जाएगा। तो आउटपुट टैक्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। अब आउटपुट टैक्स कैसे निकालेंगे, देखो आउटपुट टैक्स कैसे निकालेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने वो सामान कितने में बेचा, 6,000 रुपए में बेचा ना, तो ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। इस पे 12% जो लगेगा, तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये ना, ये बच्चों को नहीं समझेगा, ये इधर गलती करेंगे। तो आउटपुट टैक्स मतलब किसका, यानी कि 12% ऑफ 6,000 हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। यहाँ पे याद रखना, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने रिटेलर को इतने में सामान बेचा, तो इस पे टैक्स लगेगा। तो 12% ऑफ 6,000 कितना होगा वो देखेंगे। तो 12% ऑफ 6,000 देखेंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12/100 इंटू 6000। तो यहाँ पे ये 2 0 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 12 6 हो जाएगा 72 और यहाँ पे ये एक 0 लग जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये पता नहीं ये कैसे आ गया, इसको रफ कर देती हूँ। तो ये देखो, ये हमारा आउटपुट टैक्स और ये इनपुट टैक्स मिल गया। अभी हम आराम से निकाल सकते हैं जीएसटी पेएबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर या बाय डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जो आपका इंग्लिश है वो अच्छे से लिख देना। तो इसका अभी क्या होगा, जीएसटी पेएबल क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी मतलब यही इनपुट टैक्स ही होता है, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स है 720 माइनस इनपुट टैक्स है 600, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 120, यानी कि 120 इज द जीएसटी पेएबल बाय डिस्ट्रीब्यूटर। क्लियर हो गया? चलो अब इतना समझ में आ गया। अभी आ जाते हैं हम लोग थर्ड। अभी थर्ड कौन है, हमारा रिटेलर है। तो चलो रिटेलर देखते हैं। तो यहाँ पे देखना, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का आउटपुट टैक्स होगा वही हमारा रिटेलर का इनपुट टैक्स होगा। कैसे बताओ, वो तो आपको पता चल गया होगा। देखो अब रिटेलर देखना, रिटेलर का अभी देखो, रिटेलर ने खरीदते टाइम कितना जीएसटी पे किया था। देखो रिटेलर ने वो सामान जो आर्टिकल है वो इतने में खरीदा था, तो इसका जो 12% होगा, इसका 12% निकला था कितना, 720 रुपीज। तो रिटेलर का इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा, इनपुट टैक्स हो जाएगा 720 रुपीज। वाई? बिकॉज जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, खरीदते टाइम जो जीएसटी पे किया था वो होता है इनपुट टैक्स। तो 720 इज द इनपुट टैक्स ऑफ द रिटेलर। अब वो कस्टमर से कितना कलेक्ट करेगा जीएसटी, तो देखो कस्टमर को उसने वो आर्टिकल 6500 में बेचा, तो कस्टमर से कितना कलेक्ट करेगा, तो इसका जो 12% होगा वो हमारा आउटपुट टैक्स हो जाएगा रिटेलर का। क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा रिटेलर का। समझा? चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी हम लोग रिटेलर के लिए लिखते हैं। तो रिटेलर के लिए कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे जीएसटी पेड बाय रिटेलर, जीएसटी पेड बाय रिटेलर एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेज। तो जब उसने, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे खरीदा था तो उसने कितना जीएसटी पे किया था, दैट इज रुपीज 720, और यही हमारा इनपुट टैक्स होता है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलेंगे इसको। और अभी हम लोग निकालेंगे व्हाट, जीएसटी कलेक्टेड बाय रिटेलर, जीएसटी कलेक्टेड बाय रिटेलर। तो रिटेलर जीएसटी जो कलेक्ट करने वाला है किससे, कस्टमर को। ओके, तो जीएसटी कलेक्टेड बाय रिटेलर एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल। तो वो क्या होगा, तो वो तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 12% ऑफ किसका, 12% ऑफ 6500 का। क्यों ऐसा, क्योंकि रिटेलर ने वो सामान जो है वो कितने में बेचा, कस्टमर को 6500 में बेचा, तो इसका जो 12% होगा वो हमारा हो जाएगा आउटपुट टैक्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आता है ना, मतलब आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फिर आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये हमारा आउटपुट टैक्स हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। तो जीएसटी कलेक्टेड बाय अ रिटेलर एट द टाइम ऑफ सेल, दैट इज 12% ऑफ 6500। तो मैं यहाँ पे निकालती हूँ 12% ऑफ 6500 जो है, तो वो कितना होगा, तो ये हमारा आउटपुट टैक्स है किसका, रिटेलर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12/100 इंटू 6500। तो ये 2 0 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा 12 इंटू 65, क्योंकि 12 और 65 बचा है। तो 5 2 10, 5 1 5 प्लस 1 6 0, 6 2 12, 6 1 6 प्लस 1 7, तो यानी कि 087, यानी कि 780 रुपीज इज द आउटपुट टैक्स। मतलब इतना जीएसटी कलेक्ट किया है रिटेलर ने, किससे, कस्टमर से। तो अभी हम लोग निकालेंगे क्या, अभी हम लोग निकालेंगे जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर। तो जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर, तो जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आईटीसी। तो यानी कि आउटपुट टैक्स कितना आया था, आई थिंक आया था 780 आया था, राइट। रुको एक मिनट, पीछे जाके देखती हूँ, इधर तो पेज टर्न हो गया। 780 और इनपुट टैक्स कितना है ये भी देख लो, 720। ओके, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 780 माइनस 720, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 60 रुपीज। तो 60 रुपीज इज द जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर। ठीक है, तो हमने सबका जीएसटी पेएबल निकाल दिया है। समझ में आया कि नहीं?
फर्स्ट वाला समझ में आया कि नहीं? अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि प्लीज इसको आप लोग प्लीज इसको अच्छे से 1-2 बार फिर से देखना, अपने हाथों से इसको सॉल्व करना। अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आप ही मतलब आपको ही फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो ये हमने निकाल दिया, तो हमने मैन्युफैक्चर, इधर मैंने मैन्युफैक्चर कर दिया इसको, ठीक है, इसको मैन्युफैक्चर कर दिया। आपको होलसेलर रखना है तो रखो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है लॉजिकली देखा जाए तो मैन्युफैक्चर इज बेटर। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, यस हमारा आंसर राइट है। तो यहाँ पे हमने देख लिया है, फॉर द गिवन ट्रेडिंग चेन प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस। ओके चलो, यहाँ पे ये हो गया अभी हमारा, तो ये हमारा हो गया है। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ रही थी कि जो टैक्स इनवॉइस बनाना है वो टैक्स इनवॉइस लास्ट में बनाते हैं। अभी ये पहला वाला हो गया, देखो मैन्युफैक्चरर का जीएसटी पेबल जो है वो आया है ₹600, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है उसका जीएसटी पेबल कितना आया है, देखो यहाँ पे आया है कितना, यहाँ पे कितना आया, ये रहा, सॉरी ये रहा ₹120, यहाँ पे आया है ₹120, तो यहाँ पे इसका आया है ₹120, और जो हमारा रिटेलर है उसका जीएसटी पेबल आया है सिर्फ ₹60। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, सेकंड क्या है, देखो एट दी एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया है, तो कंज्यूमर का कितना अमाउंट पे हुआ है, मतलब ये कंज्यूमर से कितना रुपया लिया है रिटेलर ने। तो देखो वो जो आर्टिकल है उसकी कीमत कितनी है, 6500, ये टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी लगेगा। तो कस्टमर ने कितना जीएसटी दिया था रिटेलर को, तो इसका जो 12% होगा, इसका जो 12% होगा वो हमारा क्या होगा, जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। तो ये टैक्सेबल वैल्यू और प्लस जीएसटी कर देंगे तो वो टोटल अमाउंट जो है दैट इज द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर या कंज्यूमर। ये देखो ये टैक्सेबल वैल्यू, वो आर्टिकल का जो रियल टैक्सेबल वैल्यू है वो, और प्लस अभी हमको निकालना है जीएसटी जो निकाला हुआ है, यहाँ पे देखो निकाला है 6500 का कितना आया था, 6500 का 12% कितना आया था, तो वो आया था 780, मतलब ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू प्लस 780 इनको ऐड करो तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7280 रुपीज। दिस इज द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर टू द रिटेलर, रिटेलर ने इतना लिया, ठीक है, तो ये निकालना था। तो ये तो आराम इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो ये भी हमको मिल गया है। तो अभी यहाँ पे हम वही करते हैं, सेकेंड वाला करते हैं, ठीक है, सेकेंड वाला करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड वाला करेंगे, अभी सेकेंड वाला पार्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड वाला, अभी सेकेंड वाला लिखेंगे अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सबसे पहला इसका फॉर्मूला देखो, खुद ही बनाओ, क्या लिखेंगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आर्टिकल, जो आर्टिकल का टैक्सेबल वैल्यू है वो प्लस जीएसटी, प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी भी लिख सकते हो, प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल कितना है, 6500 प्लस ये 6500 के ऊपर 12% जो है वो निकाल के रखा था, वो 780 था। बस अभी इन दोनों को ऐड कर दो, फिर से एक बार ऐड कर देती हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है एडिशन क्या था। तो ये 0 8 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे आ गया 7। तो 7280 रुपीज इज द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, लेट्स चेक, यस राइट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट क्या बोला है, राइट विच ऑफ द इनवॉइस इशूड आर B2B एंड B2C। तो सबसे पहले तो हमको प्रिपेयर भी करना था, याद है मैंने बोला था कि ये ऊपर वाला हम लोग लास्ट में करेंगे। हमको क्या बोला है कि फॉर द गिवन रेडी चेन प्रिपेयर द टैक्स इनवॉइस 1, 2 एंड 3, मतलब हमको टैक्स इनवॉइस भी बनाना है जो अभी तक हमने नहीं बनाया है। तो जब एक बार हम लोग टैक्स इनवॉइस बना देंगे उसके बाद हम लोग बताएंगे कि कौन सा B2B वाला है, कौन सा B2C वाला है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग टैक्स इनवॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे टैक्स इनवॉइस नंबर 1। टैक्स इनवॉइस नंबर 1 किसका होने वाला है, मैन्युफैक्चर का होने वाला है। ठीक है, मैंने नाम चेंज किया है, आपको याद है ना, मैन्युफैक्चर का। फिर हम लोग बनाएंगे किसका, फिर हम लोग बनाएंगे टैक्स इनवॉइस नंबर 2 जो किसका होगा, होलसेलर का होगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। इधर डिस्ट्रीब्यूटर लिखा है तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर लिख देती हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटर का टैक्स इनवॉइस बनाएंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे किसका टैक्स इनवॉइस, किसका बनाएंगे, टैक्स इनवॉइस नंबर 3 जो कि है हमारा कौन, रिटेलर। कंज्यूमर का तो टैक्स इनवॉइस नहीं होगा, कंज्यूमर मतलब कि कस्टमर किसको देगा, और वो तो खुद यूज करेगा ना वो आर्टिकल को, तो उसका टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये पहला वाला टैक्स इनवॉइस, ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा वाला टैक्स इनवॉइस, फिर यहाँ पे ये हमारा तीसरा वाला टैक्स इनवॉइस। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द आर्टिकल का टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आर्टिकल कितना था। आपके पास वो क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन को देख लो। तो मेरे पास तो मुझे याद है कि 5000 में
5,000 में वो मैन्युफैक्चर क्या करने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटर को वो आर्टिकल बेचेगा। उसके बाद यहाँ पे CGST लगेगा और SGST लगेगा। देखो टैक्स इनवॉइस पे CGST और SGST मेंशन होता है, तो टोटल जो रेट ऑफ GST है वो 12% है, तो CGST 6% हो जाएगा, SGST का रेट भी 6% हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो 5,000 है इसके ऊपर कितना टैक्स लगा था, 5,000 के ऊपर कितना टैक्स लगा था, 600 रुपया लगा था, तो ये हमारा GST है, दिस इज द GST है, ठीक है। तो इसका आधा आधा करना पड़ेगा, तो 600 का आधा कितना होगा, 300, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 300, यानी कि यहाँ पे देखो यहाँ पे आ जाएगा रुपीस, इसको हम लोग, मैं इसको भी व्हाइट कलर में लिखती हूँ, दैट इज रुपीस 300, और यहाँ पे भी रुपीस 300, और यहाँ पे अभी हम लोग लिख दे, इधर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल अमाउंट या टोटल अमाउंट विद जीएसटी कितना अमाउंट हो सकता है वो भी लिखना है, तो लिख दो, दैट इज 5,000 और 600। ओके, ये 5,300 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 600। विथ GST मैं नहीं लिख रही, जाने दो। तो ये देखो, ये है टैक्स इनवॉइस इशूड बाय मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर। मैन्युफैक्चर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को ये टैक्स इनवॉइस देगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर का। तो डिस्ट्रीब्यूटर का बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को वो सामान, सेम सामान कितने में बेचा है, 6,000 में बेचा है। आपको नहीं याद है बट मुझे याद है, तो आप देख लो वो चेन, तो 6,000 में बेचा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे CGST और SGST, तो CGST का लगा 6%, SGST का लगा 6%, एंड दैट इज इक्वल टू रुपीस कितना आया, मतलब ये 6,000 का कितना आया था, वो 12%, वो देखना पड़ेगा। तो 6,000 का 12% कितना आया था, देखो ये रहा, तो 6,000 का 12% आया था 720 रुपए। तो मतलब ये GST पे किया था किसने, रिटेलर ने, सॉरी ये GST पे किया था, हाँ रिटेलर ने, किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। तो यानी कि 720 आया था ना, तो 720 का बच्चा आधा करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो GST था, तो आधा करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 6 जा 12 और 0 जा, ये रफ में करना है। तो ये हो जाएगा 360 प्लस 360, तो यहाँ पे ये हो जाएगा टोटल अमाउंट, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट लिखो, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, 6,720 रुपीज, ठीक है। अब आ जाते रिटेलर जो टैक्स इनवॉइस देने वाला है किसको, कस्टमर को। तो सबसे पहले आएगा हमारा टैक्सेबल वैल्यू मतलब कि रिटेलर ने कस्टमर को कितने में वो सामान बेचा था, 6,500 में बेचा था। उसके बाद यहाँ पे लगेगा CGST और SGST, तो ये दोनों है 6%। तो अभी हमको ये देखना है कि 6,500 का वो जो 12% निकला था वो कितना निकला था, आपको नहीं याद बट मुझे याद है 780 निकला था। तो ये 780 तो GST है जो पे करने वाला है कस्टमर रिटेलर को, लेकिन इसका आधा करके दिखाना पड़ेगा CGST SGST कितना होता है। तो 2 1 जा 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 9 जा 18 और ये 0, यानी कि यहाँ पे आएगा 390। तो यानी कि इनका टोटल कितना होगा, टोटल देखना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट विथ GST है ये। तो कस्टमर ने देखो टोटल अमाउंट कितना पे किया था वो हमने ऑलरेडी निकाला भी था यहाँ पे, दैट इज 7,280 निकाला था। आप चाहो तो ये तीनों को ऐड करके देख लो, अच्छा सॉरी दिख रहा नहीं होगा, ये तीनों को ऐड करके देख लो, 7,280 आएगा, ठीक है। तो ये देखो हमने टैक्स इनवॉइस भी सबके बना दिए, टैक्स इनवॉइस नंबर 1, टैक्स इनवॉइस नंबर 2 एंड टैक्स इनवॉइस नंबर 3। और अब आता है हमारा फाइनल क्वेश्चन, दैट इज जो थर्ड वाला है। थर्ड वाला हमको बोला था कि B2B वाला टैक्स इनवॉइस कौन सा है और B2C वाला टैक्स इनवॉइस कौन सा है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस वाला टैक्स इनवॉइस कौन सा है और B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर वाला टैक्स इनवॉइस कौन सा है। तो यहाँ पे देखो ये जो टैक्स इनवॉइस है वो बिजनेस टू बिजनेस पे जा रहा है, बरोबर। मैन्युफैक्चर किसको देने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटर को देने वाला है, और दोनों बिजनेस वाली पार्टी है। तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग बोलेंगे टैक्स इनवॉइस, ये वाला फर्स्ट वाला टैक्स इनवॉइस 1, यानी कि टैक्स इनवॉइस 1 मतलब मैन्युफैक्चर वाला जो हमारा टैक्स इनवॉइस है वो B2B है। वैसे ही सेम ये वाला जो टैक्स इनवॉइस है, दूसरा वाला जो टैक्स इनवॉइस है, ये देखो ये वाला जो टैक्स इनवॉइस है वो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देने वाला है। तो ये वाला भी जो दो बिजनेस पार्टी के बीच में ये टैक्स इनवॉइस है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बिजनेस वाला है, रिटेलर भी लोकल शॉप लेके बैठा है, मतलब ये भी बिजनेसमैन है। तो यानी कि ये जो टैक्स इनवॉइस नंबर 2 है, यानी कि टैक्स इनवॉइस नंबर 2 मतलब टैक्स इनवॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल सकते हो, टैक्स इनवॉइस 2 मतलब डिस्ट्रीब्यूटर वाला, डिस्ट्रीब्यूटर, या ऐसा लिखो टैक्स इनवॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर भी लिख सकते हो, ठीक है। और लास्टली B2C नहीं होगा, यहाँ पे भी B2B होगा।
तो मतलब ओके मेरे को समझा, ये मैं हटा देती हूँ, ये मैं हटा देती हूँ। ये देखो ये B2B वाले ये है। अरे क्या हो गया, एक मिनट ना, हाँ इसको मैं ब्लू कलर में कुछ कर देती हूँ। ये देखो ये B2B वाले हमारे ये दोनों टैक्स इनवॉइस हैं। अब आ जाते B2C वाला सिर्फ ये रहेगा रिटेलर। ये रिटेलर का जो बिल है, रिटेलर किसको ये बिल देने वाला है, कस्टमर को बिल देने वाला है। तो B2C मतलब B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, तो रिटेलर बिजनेसमैन वाला है और सी मीन्स कस्टमर को ये बिल मिलेगा, तो B2C बोलते हैं उसको, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे B2C वाला हमारा कौन सा टैक्स इनवॉइस है, तो टैक्स इनवॉइस नंबर 3 जो कि हमारा कौन सा है, रिटेलर का टैक्स इनवॉइस है। रिटेलर जो टैक्स इनवॉइस देने वाला है वो, तो B2B समझ में आ गया होगा, B2C भी समझ में आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देती हूँ, एक मिनट, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही रफ हो गया, एक मिनट, टैक्स इनवॉइस, ठीक है। और इसको अभी हम थोड़ा सा ऐसे सजा देंगे, तो इसको हम लोग कुछ दूसरे कलर में सजा देते हैं, ये वाला, हाँ। तो ये देख लो, ये हमारे B2B, ये हमारे ये B2B है और ये हमारा B2C है, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से करा दिया है, बस आपको भी अपने हाथों से इसको मेहनत करनी, आपको अपने हाथों से मेहनत करके इसको अच्छे से एक बार सॉल्व करना है, ठीक है। इजी प्रोसेस है, बस समझ लो। ओके तो हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा 4A वाला पूरा प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको 4B वाला भी प्रॉब्लम सेट चाहिए तो जरा बता देना कमेंट में, ठीक है। चलो बाय एंड टेक केयर। और आज चिल्ड्रन डे है तो मैं विश करना चाहती हूँ हैप्पी चिल्ड्रन डे बच्चा पार्टी, ठीक है। ब्लेस यू ऑल, जो भी करो अपने मन से करना, ओके। और मतलब काइंड होके करना, ठीक है। काइंड होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई वॉइस नहीं होनी चाहिए, यू शुड हैव योर ओन ओपिनियन, आपकी एक खुद की पहचान होनी चाहिए, आपकी खुद की वॉइस होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।